वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लास है इंग्लिश जोन चैनल पे। प्लीज जल्दी से सेशन को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आप सभी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। आप सभी के पास टाइम होगा क्वेश्चन का आंसर करने का। और देखिए मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की बात करते हैं तो ये एक मूवमेंट था जो कि 18वीं सेंचुरी में हुआ है। और उस टाइम पे जॉन डन की जो पोएट्री थी, ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री जो बियॉन्ड फिजिकल बॉडी सोचते थे। मेटाफिजिक का मतलब है बियॉन्ड फिजिकल बॉडी या बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स। तो इनका जो एक था कि इनके जो पोएट्री में आप यूजेस देखोगे, मेटाफर का जो फारफेस्ट मेटाफर है, कंसीट्स है, इन सब का जो यूज देखोगे ये कहीं ना कहीं इनकी पोएट्री को बिल्कुल अलग कर देती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इस तरीके से मेटाफर का यूज करा जाता है इनकी पोएट्री में। उसके बारे में आज हम एमसीक्यूज के वे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी और साथ ही साथ आई बटन पे रहेगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। पोएट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस में है और साथ ही साथ मेटाफिजिकल एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको वॉच आउट करिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। ये आपको बताना है कि ये टर्म जो है मेटाफिजिकल पोएट्स, ये किसने दिया है, किस पोएट ने दिया है, किसने इसको नाम दिया है, क्रिएट किया हुआ इस टर्म को, वो कौन थे? जॉन ड्राइडेन, सैमुअल जॉनसन, और ये जॉन डन है या एंड्रयू मॉर्वेल है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी की तरफ क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में इन्होंने इसका जिक्र किया है। मेटाफिजिकल जो टर्म था, जो इसी अपने बुक में, इसी वर्क में जो इनकी बायोग्राफीज हैं डिफरेंट पोएट से रिलेटेड 52 पोएट से, जिसका नेम है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, इन्होंने इसी में इस टर्म को यूज करा हुआ है। और ये वर्क किसका है? बहुत ही मैग्नम ओपस वर्क है ये सैमुअल जॉनसन का, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनको हम डॉक्टर जॉनसन के नेम से भी जानते हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। चलो दूसरे के क्वेश्चन को देखते हैं और सभी आंसर करिए इसका। व्हाट इज द फॉलोइंग इन रॉन्ग अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी ऐसी चीज है या वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स के से रिलेट नहीं करता है, उनसे संबंधित नहीं है। पहला है दे वर लिरिक पोएट्स, दूसरा है ऑप्शन दे बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, ऑप्शन सी है द टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, या दे रोट बेसिकली अबाउट नेचर, या ई है नन ऑफ दी, जहां पे ई भी ऑप्शन में है। तो आपको जो आंसर देना है ऑप्शन डी देना है, दे रोट बेसिकली अबाउट नेचर। ये गलत आंसर है, ये रिलेट नहीं करता है मेटाफिजिकल पोएट से, तो हम ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। लेकिन किससे रिलेट नहीं करता है? इनसे रिलेट नहीं करता है। दे वर बेसिकली अबाउट नेचर, ये मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे विच इज रॉन्ग बोला जा रहा है, तो इसलिए आपको आंसर दो, बाकी सभी करेक्ट है। दे वर लिरिक पोएट्स, दे बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, द टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन, यहाँ पे डैश है, इन वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज दी टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। देखिए अभी हमने बात की कि अपने किस वर्क में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है इसको यूज करा था। और यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया है आप सभी के लिए, इसीलिए जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसके साथ साथ में एक्सप्लेनेशन या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, जो आपकी जानने लायक, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको साथ ही साथ बताती चलती हूँ, जैसे आप उसको भी एक तरीके से आपके माइंड में वो रिवाइज होता रहे, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और हमने बात करी थी तो बिना हम ऑप्शंस पढ़े हुए करेक्ट आंसर को देखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाइव्स ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे था मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, मैंने वहां पे लिखा था लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स या लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स लिखा था, समटाइम्स इसको इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका जो टाइटल है लाइव्स ऑफ द मोस्ट इंग्लिश एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये वर्क था
कितने पोएट्स के बारे में बात हुई है? 52 पोएट्स के बारे में बात हुई है। और इसी वर्क में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो बात की है वो बात की है मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है। और 52 पोएट्स की क्या है? बायोग्राफी है, ठीक है। और इसको शॉर्ट स्टोरी बोलेंगे हम, शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि देखिए इस वर्क में, इस बुक में उन्होंने बायोग्राफीज 52 पोएट्स की डिस्कस करी है, तो वो शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस करी है। और बहुत से इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की। देखिए सिर्फ पोएट्स के बारे में बात की है, इंग्लिश एमिनेंट पोएट्स के बारे में, ड्रामेटिस्ट या जो प्रोज राइटर हैं इनके बारे में नहीं बात की है। अब्राहम कॉले, साथ ही साथ जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन, अलेक्जेंडर पोप, इनके बारे में बात की है। विलियम कॉलिंस के बारे में बात की है, जॉन मिल्टन के बारे में बात की है, थॉमस ग्रे के बारे में बात की है। इन सब बायोग्राफीज में 52 पोएट्स है। उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन्होंने 52 पोएट्स के बारे में बात की है। वो 52 पोएट्स कौन से थे उनके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी वीडियो के थ्रू, जो कि होगा लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। ये बायोग्राफिकल वर्क है जो सैमुअल जॉनसन का। तो आंसर क्लियर हुआ आपको, ऑप्शन ए आंसर है जिसमें 52 पोएट्स के बारे में बात हुई है, शॉर्ट बायोग्राफी है। और इसी वर्क में सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म था उसको डिस्कस करा था, उसको यूज करा था या मेंशन करा था। नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। सबसे पहले डैश है, पोएट वॉज द चैप्टर ऑफ लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट English poets created on in which the term metaphysical poets used by डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए मैं हिंदी में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि किस पोएट के चैप्टर को डिस्कस करते वक्त या उनके बारे में बात करते वक्त इस वर्क में लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में जो क्रिएट किया है इन्होंने टर्म यूज करा है मेटाफिजिकल पोएट सैमुअल जॉनसन ने, आपको बताना है वो किस पोएट के बारे में बात कर रहे थे या उनके बारे में लिख रहे थे, तब ये टर्म उन्होंने यूज करा हुआ है। अब्राहम कॉले, जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल या हेनरी वॉगन। तो ऑप्शन ए है अब्राहम कॉले। ओके, अब्राहम कॉले के बारे में जब बात कर रहे थे तब इन्होंने ये टर्म यूज करा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, अब्राहम कॉले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करिए इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग पोएट्स डैश सेड अबाउट जॉन डन, जॉन डन के बारे में किस पोएट ने ये कहा है, क्या कहा है, कोटेशन नीचे है आपका। ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट इन हिज amorous verses where nature only should reign। आपको ये आंसर देना है, ये लाइन है, फेमस लाइन है, आपको इस फेमस लाइन को बताना है कि ये लाइन किसने बोली है, किसने बोली है जॉन डन के लिए। देखिए ये पूछ भी सकता है आपसे कि उस पोएट का नेम दे देगा जिसने ये लाइन लिखी है, और बोल सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अबाउट whom दिस लाइन वॉज सेड, किसके लिए ये लाइन कही गई थी, तो वो आंसर होगा जॉन डन। ये लाइन किसके लिए कही गई है, जॉन डन के बारे में कही गई है। अब किस पोएट ने कहा है ये क्वेश्चन है, सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ने ये बोला है, किसके लिए बोला है, जॉन डन के लिए बोला है, जॉन ड्राइडेन ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 6, हु इज ड्रमोंड ऑफ हॉथॉर्न एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोएट्स। ये कौन थे ड्रमोंड ऑफ हॉथॉर्न जो कि मेटाफिजिकल पोएट से ये एसोसिएट करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पोएट टू बी आइडेंटिफाइड एट मेटाफिजिकल पोएट, या ही इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मेटाफिजिकल एलिमेंट्स टू प्रेयर। ऑप्शन सी है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली राइटर बिफोर ड्राइडेन टू स्पीक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, या है ही वॉज अ critic who strongly dislike metaphysical poetry। तो ये आपको आंसर देना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली राइटर बिफोर ड्राइडेन टू स्पीक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मतलब ड्राइडेन के पहले वो ऐसे राइटर थे, ड्रमोंड ऑन ऑफ हॉथॉर्न जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है, उनके बारे में लिखा है। ये ड्राइडेन से पहले ऐसे कंसीडर किए जाते हैं कि ड्राइडेन ने जो बहुत काफी डिटेल में बात की है मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, बट जो आप अगर इसको पॉपुलराइज ड्राइडेन ने किया है इस टर्म को, लेकिन अगर आप बात करते हो तो जो ये
यूज करने का अगर हम बात करते हैं, लिखा है जो मेटाफिजिकल पोएट के बारे में, वो ड्रमोंड ऑफ हथॉर्नडेन ने ही करा हुआ है। ये कंसीडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। नंबर सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला है नंबर 7 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे डैश है, टर्म इज रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोएट्री that proposes the tendency of these poets to display their learning in poetry. Conceit, डिकॉर्डिया, कॉन्कर या है आपका विच, मेटाफिजिकल। तो विट टर्म जो है वो रिलेट करता है किससे? ऑप्शन सी ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया था मेंशन, इसलिए यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सी को डालेंगे, विट। विट टर्म इज रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोएट्री दैट प्रोपोजेस द टेंडेंसी टू दीज पोएट्स टू डिस्प्ले देयर लर्निंग इन पोएट्री। विट अपना यूज करते थे अपनी पोएट्री में, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे अपनी पोएट्री को कंपोज करते वक्त, जो मेटाफिजिकल कंटेंट से रिलेटेड, मेटाफिजिकल सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लिखा करते थे या कंपोज किया करते थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है नंबर 8। डैश पोएट एसोसिएटेड सोल विथ अ ड्रॉप ऑफ ड्यू इन वन ऑफ हिज पोएम। उस पोएट के बारे में आपको बताना है, उसका नेम मेंशन करना है इन चारों ऑप्शन में से, जिसने मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते वक्त, अपनी पोएम लिखते वक्त ड्रॉप सोल को किससे उसको कंपेयर किया गया है, एसोसिएट किया है, आप कह लो कि मतलब उसको कनेक्ट किया है उससे, ड्रॉप ऑफ ड्यू से, ओस की बूंद से कनेक्ट कर रहा है, एसोसिएट किया है अपने सोल को। वो किस अपने एक पोएम में, आपको उस पोएट का नेम बताना है। जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉले या है आपका हेनरी वॉगन। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, दैट इज एंड्रयू मार्वेल। ओके, एंड्रयू मार्वेल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट है, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ एंड्रयू मार्वेल। Number 9, select the poets to form the following who compared two legs of the compass to two lovers in one of his poem। आपको बताना है कि उस पोएट ने जो है वो टू लेग्स ऑफ कंपास, जो कंपास आपने यूज करा होगा अपने ऑब्वियसली 9th-10th में या अपने मैथमेटिक्स में, जब आप जियोमेट्री पढ़ रहे होगे मैथमेटिक्स में, तो उसमें आपने कंपास यूज करा होगा। तो कंपास के जो दो लेग्स होते हैं, वो यहाँ पे पोएट ने जो कंपेयर किया हुआ है उसको दो लवर्स से कंपेयर किया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कितने एक दूसरे के पूरक रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, वो यहाँ पे बात की है। आपको उस ऑथर का नेम बताना है जिसने कंपेयर किया हुआ है। तो ये जो बात की है, ये किस पोएट ने बात की है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पे जॉन डन ने बात की है। और इसका जो आंसर है कि जॉन डन ने जो बात की है वो किस पोएम में बात की है, इसको भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ आप सभी के लिए। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए और चैट बॉक्स में करिए। तो जो ये पोएम है इसमें जिसमें बात की है इन्होंने, वो है, देखिए ये पोएम है जिसमें इन्होंने बात की है, जो टू लेग्स ऑफ कंपास जो कंपेयर किया है, टू लवर्स उनके सोल से कंपेयर किया है अपने पोएम में जॉन डन ने, वो है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग दैट वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, कंपोज्ड बाय जॉन ड्राइडन, जहां पे इनके सोल को जो लवर्स के सोल हैं उनको फिक्स्ड एज अ फिक्स सोल उनको करा हुआ है, जैसे लाइक लेग्स ऑफ द कंपास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10, द सन इन द सन राइजिंग बाय जॉन ड्राइडन, इनकी पोएम है जॉन ड्राइडन की द सन राइजिंग, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री है। Which of the following adjective is used to describe the sun? सन को यूज करने के लिए, सन का जो यूज करा हुआ है, किस एडजेक्टिव का यूज करा हुआ है सन को डिस्क्राइब करने के लिए, आपको उसका आंसर देना है। देखिए यही एक खासियत होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेटाफिजिकल पोएट्री में देखोगे कि वहां पे जो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन इतना ऐसा होता है जो कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, समझने में भी बहुत अच्छा लगता है, और उसको उसी तरीके से, एक तरीके से रीजनेबल वे में प्रेजेंट करना, जैसे बहुत हाइपरबोलिक वे में नहीं प्रेजेंट किया जाता था या उसको कंपेयर एसोसिएट नहीं किया जाता है, बहुत ही एक
कनेक्शन के साथ में रीजनेबल वे में प्रेजेंट किया जाता था या कनेक्ट किया जाता था। अब यहाँ पे इस पोएम में एडजेक्टिव जो यूज करा गया है इन द सन राइजिंग पोएम है जॉन ड्राइडन की, उसमें सन को किस एडजेक्टिव से बुलाया गया है, उसे डिस्क्राइब किया गया है, सॉसी, पेडेंटिक, बिजी या ऑल ऑफ दीज। तो ओके यहाँ पे करेंगे ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर है। तीनों जो सॉसी, पेडेंटिक एंड बिजी, ये एडजेक्टिव यूज करा गया है सन के लिए। द सन राइजिंग, दैट वाज अ पोएम बाय जॉन डन। 11 क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ जॉन डन coincided with the reign of which three absolutist monarchs? Absolutist monarch मतलब है जो निरंकुश सम्राट थे। थ्री निरंकुश सम्राट, उनकी कौन से ऐसे थ्री निरंकुश सम्राट थे जिनके टाइम पे जिनके ड्यूरिंग में, जैसे हम चौसर की बात करते हैं, उसी के कंपेयर में यहाँ पे उसी के साथ साथ जो जॉन डन की जो लाइफ है उनका स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ कि कौन से थ्री एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्किस्ट थे, यहाँ पे मोनार्क्स थे उस टाइम ड्यूरेशन पे। एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट या चार्ल्स फर्स्ट? ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है मैरी फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट या जेम्स फर्स्ट? ऑप्शन सी जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, या है ऑप्शन डी चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड या जेम्स थर्ड? तो यहाँ पे अगर हम आंसर देते हैं इन यहाँ पे क्वेश्चन का, तो वो जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करते हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। ये जो टाइम ड्यूरेशन था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हम करेक्ट करेंगे आंसर। और अगर जॉन डन की हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये भी जरूरी है आप सभी को जानना। जॉन डन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1572 टू 1631। ये है जॉन डन का टाइम ड्यूरेशन। और 1572 का मतलब था कि 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, मतलब एलिजाबेथ के टाइम पे ये इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम एलिजाबेथ के रूलिंग पीरियड में स्पेंड किया। उसके बाद का जो टाइम था जेम्स फर्स्ट का टाइम था 603 से लेकर के बाद से लेकर के, एंड आफ्टर दैट चार्ल्स फर्स्ट रिस्टोर करते हैं। चार्ल्स फर्स्ट का मोनार्की होता है वहां पे इंग्लैंड में। तो ये 3 किंग थे जिनके टाइम ड्यूरेशन में जॉन डन के बर्थ से लेकर के उनके डेथ का उनका पूरा टाइम जो स्पेंड होता है वो इन 3 रूलिंग किंग से, मोनार्किस के वे में, उनके रूलिंग पीरियड में स्पेंड होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 12, हु वॉज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स? मेटाफिजिकल पोएट्स के लीडर कौन थे? आपको इसका आंसर करना है। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हैरिक या थॉमस कैरियो? तो आपको जो आंसर देना है वो है, हम जॉन डन को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। अगर लीडर की बात करते हैं तो जॉन डन वाज द पोएट हु लीडेड दिस मूवमेंट, दिस मेटाफिजिकल मूवमेंट इन हिज पोएट्री। नंबर 13, जॉन डन, हैरिक, थॉमस कैरियो, रिचर्ड क्रॉसा, हेनरी वॉगम, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ शेरबरी were belong to which school of poets? Obviously we will say that option B is the answer, metaphysical school of poetry, okay, या school of poets। metaphysical school of poets से ये सभी belong करते थे जिनका mention हम यहाँ पे दिया गया है इस question में, school of poetry। Moving on to the next question, number 14, why these poets are called the metaphysical poets? अब आपको आंसर देना है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये पोएट्स मेटाफिजिकल पोएट्स क्यों बुलाए जाते हैं या इनको क्यों कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में कि इन्होंने ये मेटाफिजिकल पोएट्स है? ऑप्शन ए, दे आर हाईली फिलोसॉफिकल। ऑप्शन बी, देयर पोएट्री कंटेन्स डिस्प्ले ऑफ लर्निंग एंड फार-फेच्ड सिमिलीज एंड मेटाफर्स। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी का मतलब है कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल पोएट्स थे, मतलब ये पोएट्री नॉट फॉर पैशन ये नहीं लिखते थे। इनका जो पैशन इवन था, पैशन फॉर नेचर या ये सब कुछ नहीं था, या एंजॉयमेंट के लिए नहीं करते थे, लोगों को खुश करने के लिए अपनी पोएट्री को नहीं लिखते थे, लवर्स को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे पोएट्री, या किसी राजा को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे। ये किस लिए लिखते थे पोएट्री? ये बहुत ही हाईली फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए या उसको एक तरीके से कॉन्टेम्पलेट करते हुए अपनी पोएट्री को लिखा हुआ है। और इनकी पोएट्री में जो आप देखोगे, इनकी लर्निंग जो है फार-फेच्ड सिमिलीज के लिए एंड मेटाफर्स के लिए, वो आप इसमें बहुत ही ब्रिलियंटली इन्होंने अपनी पोएट्री में यूज करा हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यही फार-फेच्ड सिमिलीज हैं और मेटाफर्स हैं जो इनकी पोएट्री को कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट पोएट्री, जो कि
नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा था स्टार्टिंग में, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप इनकी पोएट्री को पढ़ोगे। देखिए जॉन डन की पोएट्री को आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, कैरोनाइजेशन है आपका, इसके साथ ही साथ सनराइजिंग है एंड वैलिडिक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग वार्निंग है, ये सब आप थोड़ा सा समझ सकते हो। बट और अगर डीपली आप जाते हो इनके राइटर्स या जो पोएट्स हैं उनकी पोएट्री को समझना, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी बॉगम, ये सब जो पोएट्स हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल, मोर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा करते थे, एंड दैट्स व्हाई they were called the metaphysical poets. They were not like the other poets of the other eras. They were the metaphysical poets, and that's why they were known as the metaphysical school of poetry. Next, number 15 question है, who used the term metaphysical in his essay on Abraham Cowley in his lives of the poet. देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपसे कि किसने इस टर्म को यूज करा हुआ है। अपने पूरा क्वेश्चन एक थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मेटाफिजिकल जो टर्म है इसको अपने वर्क में, अपने ऐसे में, या ऐसे कह लो आप, या बायोग्राफी, जो शॉर्ट बायोग्राफी है, शॉर्ट जो लाइफ्स ऑफ द पोएट्स की है, देखिए यहाँ पे उस बुक का नेम यहाँ पे इतना शॉर्ट करके दे दिया गया है, लाइफ्स ऑफ पोएट्स। अब्राहम कावले के बारे में जब लिखते वक्त ये टर्म यूज करा है, तो इसका आंसर जल्दी से आप करिए और डायरेक्टली हम आंसर को ही देखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर जॉनसन मींस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन is the correct answer. 16 we have the metaphysical poets were honest, original thinkers, analyzed their feelings and experience, hoped for immortality, and option B both A and B, and none of these, option C correct होगा। यहाँ पे both A and B मतलब ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ऑनेस्ट होते थे, ओरिजिनल थिंकर्स होते थे, जैसे मैंने बताया कि डीप या हाईली फिलोसॉफिकल पोएट्स थे, तो ओरिजिनल थिंकर्स थे, दैट्स व्हाई दे हैड थॉट या they had composed their poetry on a philosophical point, on a original point, on original basis they had written their poetry, और उन्होंने एनालाइज किया जो फीलिंग है और एक्सपीरियंस है, और होप्ड फॉर इमॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी के बारे में, उसके होप के बारे में उन्होंने अपने वर्क में लिखा है। नंबर 17, वन important feature of metaphysical school, discovery of occult resemblance in the things apparently unlike was mentioned by, ये है डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिजेम्बलेंस इन थिंग्स अपेरेंटली अनलाइक, ये मेंशन किया गया है, फीचर है जो स्कूल ऑफ पोइट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है, लेकिन ये किसने यूज करा हुआ है, इसने मेंशन करा हुआ है, वो मेंशन किया है डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, इसीलिए इसको मेटाफिजिकल पोइट्री को थोड़ा सा एक अलग डिफाइंड किया गया है, इसको डिफाइन करते हुए ये बताया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। 18 क्वेश्चन है, John Donne was born into a family that was dash, but he became an priest. आपको बताना है कि जॉन डन जब पैदा हुए थे तो उनकी फैमिली जो थी वो किसी और रिलीजन को मानती थी, बट वो जो बड़े हुए वो क्या हुए, वो कौन किस में कन्वर्ट हुए, अपने आप को क्या बनाया उन्होंने, किस रिलीजन को वो मानते थे, वो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है एंग्लिकन थे उनकी फैमिली, फिर वो रोमन कैथोलिक में कन्वर्ट हुए हैं, जो जॉन डन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट हुए हैं, या रोमन कैथोलिक उनकी फैमिली थी, एंग्लिकन प्रीस्ट वो हुए हैं, प्यूरिटन उनकी फैमिली थी, लूथरन वो कन्वर्ट हुए हैं, मतलब उन्होंने वो लूथरन प्रीस्ट थे, या एगोनिस्टिक उनकी फैमिली थी और वो एंग्लिकन में अपने आप को एंग्लिकन प्रीस्ट उन्होंने बनाया, बिकेम है वो हुए बाद में। तो ऑप्शन जो है वो बी को हम करेक्ट करेंगे। His family was Roman Catholic and he became Anglican priest. देखिए यहाँ पे क्या है, रोमन कैथोलिक, यहाँ पे हम लिखेंगे रोमन कैथोलिक, एंड यहाँ पे लिखेंगे he became an Anglican, okay, Anglican priest. Option B is the answer of the question. Option B यहाँ पे दिया गया है, आप सभी इसको देख लीजिए। 19, John Donne was on the path to success. He was private secretary to a high court official, Sir Thomas Egerton. How did he ruin his career? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ है कि ऐसा क्या किया उन्होंने जो ये इनका करियर था बहुत अच्छा एक चल रहा था और बहुत काफी सक्सेसफुल थे, जब वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे हाई कोर्ट में, ऑफिशियल हाई कोर्ट में, सर थॉमस इगर्टन के ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और इनकी लाइफ बड़ी अच्छे से बड़े मजे में कट रही थी, सक्सेस के पाथ पे थे, सफलता की उड़ान पे थे, बट क्या ऐसा किया जो उनका जो करियर जो था वो रूइन हुआ, बर्बाद हुआ। ऑप्शन ए, ही रोट अ प्राइवेट
critical poem about Queen Elizabeth, या ऑप्शन बी he eloped with Egerton's niece, ऑप्शन सी है it was discovered that he was a Catholic, या है ऑप्शन डी he basically made a pass at Egerton's wife। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें से जो है उनकी पर्सनल लाइफ का है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा कि क्या था कि वो इगर्टन की जो नीज थी उनके साथ में एलोप कर गए थे, उसको लेकर के भाग गए थे और यहीं से उनकी लाइफ जो थी वो रुइन हुई। जो करियर था उनका एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, नॉट एज अ पोएट, एज अ पोएट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी की बात हो रही है। जो उनका एक आप प्रोफेशनल करियर जो पोएट होने से पहले, राइटर होने से पहले, ऑथर होने से पहले का था, वो किस तरीके से रुइन हुआ जब वो जिनके साथ वो काम करते थे, जिनके वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, सर थॉमस एगर्टन, उनके नीज के साथ में जब वो एलोप कर गए एंड बिकॉज ऑफ दैट ही रूइंड हिज करियर। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर। 20 number question, Henry Vaughan experienced a spiritual awakening inspired by the poems of what metaphysical poets? आपको बताना है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो उनको इंस्पायर करी है किस मेटाफिजिकल पोएट की वो पोएम थी जिसने उन्होंने एक तरीके से स्पिरिचुअली अवेकन किया, उनको जगाया। वो इंस्पिरेशनल पोएम कौन सी थी हेनरी वॉगम के लिए? जॉर्ज हेर्बर्ट की पोएम थी, या थॉमस कैरियो हिज ओन, या जॉन डन? हिज ओन मतलब यहाँ पे है हेनरी वॉगम का होगा, अपना खुद का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम ने, जो मेटाफिजिकल पोएट थे, इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हुई है एक तरीके से हेनरी वॉगन के अंदर, मतलब ये स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड हुए हैं उनके वर्क से, तो वो जॉर्ज हर्बर्ट थे। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? आपको बताना है इन चारों से, विच नहीं, हु ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे होना चाहिए। जो मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, अब्राहम कॉय, जॉर्ज हर्बर्ट, ड्राइडन या हेनरी वॉगम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन वाज नॉट द मेटाफिजिकल पोएट। ओके, नेक्स्ट नंबर 22, द मेटाफिजिकल पोएट्स एम्प्लॉयड मेनी एक्सटेंडेड कंपैरिजंस ऑल्सो नोन एज। देखिए एक्सटेंडेड कंपैरिजन, देखिए एक दूसरा वर्ड यूज हुआ है उस चीज के लिए जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स अपनी पोएट्री में बहुत यूज करते थे, और बिकॉज ऑफ दैट देयर पोएट्री इज रिगार्डेड वन ऑफ द डिफिकल्ट पोएट्री। एंड आपको बताना है वो एक्सटेंडेड कंपैरिजन कौन सा था, ये ग्रैंटन सिमिली, या है कंसीट्स, स्प्लेंडेड कंपैरिजन, या पैराडॉक्सिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज नोन एज कंसीट्स। एक्सटेंडेड कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन। अब देखिए यहाँ पे जैसे जॉन डन ने अपनी पोएट्री वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग में जो उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, एसोसिएट किया हुआ है, सोल को किससे एसोसिएट किया हुआ है, वो टू लेग्स ऑफ कॉम्पास से किया हुआ है। देखिए एक्सटेंडेड कंपैरिजन, सिंपली वो किसी और चीज से भी उसको कंपेयर कर सकते थे। सोल के जो लवर्स के जो सोल होते हैं, दो लवर्स को किसी और जैसे फ्लावर से या कहीं से भी, दो पटरियों से, रेल की दो पटरियों से कंपैरिजन कर सकते थे। बट उन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही एक्सटेंडेड वे में कंपैरिजन किया है, टू लेग्स ऑफ जो ऐसे होता है हमारा कंपास, उससे किया हुआ है। ये वन सोल, ये अनदर सोल, यहाँ पे ये कंपैरिजन किया हुआ है। ऐसा ऐसा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो ये दो सोल को कंपैरिजन किया हुआ है जो एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं, और लेकिन एक दूसरे के बिना उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कंपैरिजन या कंसीट्स, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स अपने पोएट्री में यूज करते थे। 23 है, he wrote of both a divine mistress and cruel mistress। आपको बताना है किसने लिखा है ये पोएट्री, ये दोनों पोएम्स, डिवाइन मिस्ट्रेस एंड क्रूएल मिस्ट्रेस। ऑप्शन बी करेक्ट है, थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो इज द करेक्ट आंसर। नंबर 24, what done poem contain these lines, if ever any beauty I did see which I desired and got, it was but a dream of thee। ये आपको लाइन बताना है कि ये पोएम जो है ये कौन सी पोएम है जिसमें ये लाइन जॉन डन ने लिखी हुई है, द फ्लिया, सनराइजिंग, गुड मैरो, या है द कॉलोनाइजेशन। ऑप्शन सी इज द आंसर, द गुड
गुड मॉरो इज द वर्क या पोएम है इनकी, जिसमें इन्होंने ये लाइन लिखी है, इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिजायर्ड एंड गॉट इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। 25 भी है, इन द कैनोनाइजेशन, ये वर्क है, पोएम है जॉन डन का, सेज द डैश रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन are it so, it to one neutral thing both sexes fit, we die and rise the same and prove mysterious by this love, what is missing from the blank। यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या फिल होगा, इस गैप में, इस डैश में, सिफिनिक्स, फोनिक्स या है ट्विस्टेड जायंट्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फोनिक्स। ओके, द फोनिक्स रिडल। कैनोनाइजेशन पोयम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोयम है इनकी। देखिए, फोनिक्स जो है एक बर्ड है, उसके बारे में यहाँ पे उससे कंपेयर किया हुआ है, यहाँ पे जो लवर्स होते हैं उनसे कंपेयर करते हुए यहाँ पे बात की है कैनोनाइजेशन पोयम में। और देखिए, थोड़ी सी डिफिकल्ट पोयम जो इजी, ये समझने में इजी नहीं लग रही कि लाइंस के थ्रू इसको समझा जा सके, जब तक कि बहुत डीपली इसको पढ़ा ना जा सके। और यहाँ पे ये बात जो है, ये फोनिक्स जो है यहाँ पे उसको गैप को फिल करेगा। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट है। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री डिड डन नॉट राइट। डिड डन नॉट राइट की बात हो रही है कि कौन सी, किस तरीके की पोएट्री को जॉन डन ने नहीं लिखा हुआ है। सोनेट्स, एलिजीज, सटायर या कॉन्क्रीट पोएट्री। ऑप्शन ए है, यहाँ पे डी करेंगे हम। यहाँ पे कॉन्क्रीट पोएट्री वॉज नॉट रिटन बाय जॉन डन। कॉन्क्रीट पोएट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से जो पोएट्री होती है वो विजुअल पोएट्री होती है, उसके बारे में बात होती है, विजुअल पोएट्री। तो इस तरीके की पोएट्री को जॉन डन ने नहीं लिखा हुआ है। अगला है नंबर 27, ही रोट टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोयम है ये, मेटाफिजिकल पोएम्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है, लाइक कॉलोनाइजेशन एंड फ्लिया, द सनराइजेस। इन सब के साथ साथ टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम। आपको बताना है इसके राइटर कौन से हैं, इसके पोएट कौन से हैं। जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रॉसा या जॉर्ज हर्बर्ट। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी, एंड्रयू मार्वेल। दिस पोएम बाय जॉन डन वॉज प्रोबेबली अबाउट हिज वाइफ्स डेथ। ये एलेजी भी देखिए, अभी हमने बात की थी कि सिर्फ कॉन्क्रीट पोएट्री ने लिखी है, सोनेट्स पे लिखा है एंड साथ ही साथ एलेजी लिखी हुई है। तो जॉन डन की वो पोएम का नेम आपको बताना है कि जो शायद उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ पे लिखा हुआ है। अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, या है आपका द फ्यूनरल, द फ्लिया, द नॉक्ट्रल अपॉन सेंट लूसी डे। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट, द नॉक्ट्रल अपॉन सेंट लूसी डे। ये दिस इज द एलेजी पोएम जो कि जॉन डन ने अपने वाइफ की डेथ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन डेडिकेटेड हिज होली सोनेट्स, यहाँ पे होली सोनेट्स इनका है, टू हुज मदर, किसकी माँ को जॉन डन ने होली सोनेट्स जो है वो डेडिकेट किया है। जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रॉसा या अपनी खुद की मदर को, हिज ओन मदर। यहाँ पे ऑप्शन ए है जॉर्ज हर्बर्ट्स, जॉर्ज हर्बर्ट की मदर को ये इन्होंने डेडिकेट हुआ किया है होली सोनेट्स। ओके, 30 है, रिचर्ड क्रॉसा रोट अ पोएम अबाउट व्हाट अदर मेटाफिजिकल बुक। रिचर्ड क्रॉसा रोट अ पोएम अबाउट व्हाट अदर मेटाफिजिकल पोएट्स बुक। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल या है हिज ओन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। रिचर्ड क्रॉसा ने जॉर्ज हर्बर्ट के जो बुक पे, मेटाफिजिकल बुक के ऊपर अपनी पोएम लिखी हुई है एंड दैट इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 31, व्हाट डज वॉगन रेफर एज टू एज अ स्वीट स्केयर्ड हिल। किसको वॉगन ने, हेनरी वॉगन ने रेफर करा हुआ है स्वीट स्केयर्ड हिल। कैलवरी, द माउंट ऑफ ओलिव्स, द माउंट ऑफ ऑलिव्स, माउंट सिनाई या गोलगोथा। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को करेक्ट करेंगे, द माउंट ऑफ ऑलिव्स इज द आंसर, जहाँ पे स्वीट स्केयर्ड हिल जो है वो कंपेयर, जो रेफर करा हुआ है वो द माउंट ऑफ ऑलिव्स को कंपेयर किया हुआ है, इसको रेफर किया हुआ है और माउंट ऑफ ऑलिव्स को स्वीट स्केयर्ड हिल के फॉर्म में उसको रेफर करा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा 31 क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो आप सभी के लिए
एस्पिरेंट्स के लिए मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड था हमारी आज की इस क्लास पे, इस चैनल एंगलेट जोन पे। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू मी अ फेवर, आप सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को आप एंजॉय करिए। आप देखते हो वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिल पाता है। और इसके साथ साथ अभी एंड स्क्रीन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे जो कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड हैं। इनको जरूर वॉच आउट करिए। और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मेटाफिजिकल मूवमेंट क्या है और कौन कौन से पोएट इन्वॉल्व थे इसमें से, क्या इनका पैटर्न था लिखने का, उसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन वीडियोस को वॉच आउट करने के बाद मिल जाएगी। प्लीज डू वॉच दिस and stay connected with English Zone. Thank you for being here.